हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जियो स्किल। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। उस क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट कंफर्मेशन दे देता हूँ कि आइसलैंड जो है, ये आइसलैंड कैन बी सीटेड एज एग्जांपल ऑफ। आइसलैंड जो है एक कंट्री है जो मिड ओशनिक रीज के ऊपर ही फॉर्म हुआ है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पे कि जो मिड ओशन क्रीज है वहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है वो सी लेवल को क्रॉस कर गया है। तो सी लेवल को क्रॉस करने की वजह से या सी लेवल के ऊपर इसकी वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जो आइलैंड फॉर्म हुआ है वो ही आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मिड ओशनिक रीज होगा। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following represent secondary structure in sedimentary rock? Burrow, cross bedding, concretion and ripple marsh। ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने के पहले इस सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये उसको डिफाइन किया है। मैंने इसको एक अलग से पेज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है ये एक मेगास्कोपिक स्टडी के रेंज में आता है, जो कि हम इसको किसी भी फील्ड में हम अगर जाते हैं तो आँख से ही, नेक्ड आई से ही देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसका कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ होगा, और इसके बेस पे हम इन्वायरमेंट की एनर्जी बता सकते हैं कि लो एनर्जी इन्वायरमेंट में डिपॉजिट हुआ है कि हाई एनर्जी इन्वायरमेंट में डिपॉजिट हो रहा है, और इसका फॉर्मेशन के समय करंट डायरेक्शन क्या होगा जिसको हम पैलियो करंट डायरेक्शन बोलते हैं। उस समय इन्वायरमेंट क्या होगा ये हम बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या आया होगा, जैसे कि अगर इरोजन हो गया हो या अपलिपमेंट है या ट्रांसपोर्ट है तो उसकी वजह से बेड में कुछ चेंजेस आएगा, या उसके बेड के डिपोजिशन के जो फॉर्म है उसमें कुछ चेंजेस आएगा। तो इसके बेस पे हम बहुत सारी पैलियो इन्वायरमेंट कंडीशन, इन्वायरमेंट की एनर्जी की कंडीशन और बेसिन की सेटिंग ये सब हम जान सकते हैं। इसलिए ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसी के बेस पे हम सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टू टाइप्स में डिवाइड करने के बाद हमको मिलता ये है कि एक स्ट्रक्चर होता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब आपका ड्यूरिंग डिपोजिशन टाइम में, जब आपका सेडिमेंटेशन, डायग्नोसिस और बरियल का जब प्रोसीजर होगा तो उस समय जो रॉक के विदिन में जो स्ट्रक्चर या जो रॉक बन रहा है उसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर आफ्टर डिपोजिशन, ड्यू टू वेदरिंग, ड्यू टू इरोजन या ड्यू टू अदर टेक्टोनिक अपलिपमेंट, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इन सब की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया ही आपको कि ड्यूरिंग डिपोजिशन होता है और सिन डिपोजिशनल टाइम होता है इसका। ठीक है, इसको हमने क्लासिफाई किया है सबसे पहले कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी जियोमेट्री क्या है, बेडिंग की जियोमेट्री क्या है, जो बेडिंग की जो फॉर्मेशन हो रही है, जो बेडिंग हो रही है डायग्नोसिस के थ्रू या बरियल के थ्रू या फिर डिपोजिशन के थ्रू, तो उस समय जो बेडिंग हो रही है उसकी जियोमेट्री क्या है, उसके बेस पे हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बेडिंग सरफेस जियोमेट्री, बेडिंग के सरफेस में जो एबो टॉप सरफेस जो होता है उसमें उसकी क्या जियोमेट्री है, और बेडिंग की इंटरनल जियोमेट्री मतलब बेडिंग के विदिन, बेड के विदिन में जो जियोमेट्री होगी वहां पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ये हम देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक होता है डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर। जो अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। ये डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिपोजिशन के समय में, डिपोजिशनल टाइम जब डिपोजिशन हो रहा था तो उसी समय डिफॉर्मेशन भी होता है साथ में, तो उस समय की जो स्ट्रक्चर होगी उसको डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे आप टाइड ले लो या वेव ले लो, इस समय सेडिमेंट का बेड भी डिपॉजिट होता होता है, बनता रहता है, और उसी समय उसका इरोजन भी होता रहता है साथ में। तो ये इस
कैटेगरी में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक बेडिंग जियोमेट्री को हम ध्यान से देखते हैं। बेडिंग जियोमेट्री मीन्स क्या कि बेड की जियोमेट्री कैसी होगी। वो बेड लेमिनेटेड होगा कि स्टैटिक फॉर्म में होगा, या स्टैटिफिकेशन के थ्रू बन रहा है, या लेमिनेशन के थ्रू बन रहा है। तो ये हम बेडिंग जियोमेट्री के बेस पे हम बताते हैं, ठीक है। तो लेमिनेटेड बेड या लेमिनी बेड किसको बोलेंगे, जिसकी थिकनेस जो होगी वो 1 सेंटीमीटर से कम हो। जनरली ये क्ले पार्टिकल या सिल्ट साइज के जो ग्रेन्स होंगे उनसे जो बनेगा उसको हम लेमिनेशन बोलेंगे, या लेमिनेटेड बेड बोलेंगे। जो 1 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ये 1 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में ना लेके जाइए, क्योंकि क्ले और सिल्ट की साइज जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से कम ही होती है। तो और बेड जो लेमिनेटेड बेड जो बनती है वो इन्हीं से बनती है, तो हम इसको 1 सेंटीमीटर से नीचे लेके जाएंगे, या 1 सेंटीमीटर तक। और इसके बाद जो है वो स्ट्राटिफिकेशन, स्ट्राटिफिकेशन जो है वो 1 सेंटीमीटर से ऊपर जो सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेन इन सब से मिलके बनता है। अब यहीं से हम बता सकते हैं, अगर हमको फील्ड में लेमिनेटेड बेड दिख रहा है तो वो कितनी लो एनर्जेटिक इन्वायरमेंट में बन रही होगी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी फ्रेम करता है कि अगर आपको लेमिनेशन दिख रहा है या स्ट्राटिफिकेशन दिख रहा है तो उसका एनर्जी कंडीशन क्या होगा। तो आप यहीं से बता सकते हो, यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये एनर्जी कंडीशन उस समय क्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद बेडिंग ज्योमेट्री के बाद दूसरा आता है बेडिंग सरफेस जियोमेट्री। बेडिंग सरफेस जियोमेट्री क्या बोल रहा है कि जो आपका बेड का जो अपर सरफेस है और एक लोअर सरफेस, दो सरफेस होगा इसमें। तो जो अपर सरफेस जो में जो मार्किंग होगी उसकी वो ज्योमेट्री चेक कर रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल है आपका मड क्रैक्स हो गया, मड क्रैक्स हो गया, रेन प्रिंट हो गया, या रिपल हो गया। ये जो बनते हैं, अब ये कैसे बनते होंगे मड क्रैक्स और ये सब अपर बेड में, तो मान के चलिए वेरी लो एनर्जेटिक कंडीशन में आपका मड डिपॉजिट होता है। और ये मड डिपॉजिट जो होता है कुछ समय के बाद इसमें इसका जो इवापोरेशन स्टार्ट हो जाए तो इसके वाटर जो है वो क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। तो इवापोरेट होने के बाद इसमें क्या होगा, जो एक गैप सा बन जाएगा बीच बीच में, ऐसा ये क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे इसमें। तो इन्हीं क्रैक्स की वजह से इस जो जियोमेट्री है इसको हम मड क्रैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका मडी सरफेस में जब वाटर इवापोरेट होता है तब ये बनता है। अब जनरली ये इन्वायरमेंट कौन सा होगा, टाइडल इन्वायरमेंट। जब हम आपने या आगे पढ़ेंगे कभी हम, तो ईव टाइड और फ्लड टाइड जो होता है इसके बारे में आप सुने होंगे। तो ये जब ईव टाइड और फ्लड टाइड के टाइम में कभी कभी बीच में गैप होता है। जैसे कि फ्लड टाइड क्या होता है कि पूरी टाइड जब आती है, और ईव टाइड क्या होता है जब वाटर जो है वो ओशन की तरफ मूव करता है, और फ्लड टाइड में वाटर जो है, ओशन वाटर जो है वो कोस्ट की तरफ मूव करता है। तो इस समय जो गैप होता है, जब अगर आपका वाटर जो ओशन की तरफ मूव किया और उसके बाद कुछ गैप रहा, कुछ टाइम का गैप रहा, तो उस समय जो यहाँ पे मड डिपॉजिट होते हैं उस मड डिपॉजिशन में इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो क्रैक्स डेवलप हो जाता है जिससे मड क्रैक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का जियोमेट्री है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी जियोमेट्री में, जो रेन प्रिंट है। ये जो रेन के ड्रॉप से जो बनता है इसकी वजह से एक ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। अब लोअर बेडिंग प्लेन मार्किंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट जियोमेट्री है। इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप अच्छे से एक बार देखने की कोशिश करें। इसको फैक्चुअल भी बोल सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है। पर मैं आपको जहाँ तक हो सकता है समझाता हूँ इसको। देखिए सोल जो लोअर बेडिंग प्लेन मार्क होता है वो क्या होता है कि जैसे कोई दो बेड है, अगर इन दो बेड के बीच में जो गैप होती है, इस गैप को ही हम बोलते हैं आपका लोअर बेडिंग। हालांकि ये जो दो बेड है और इन दो बेड के बीच में जो अपर बेड के जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोअर बेडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो इस लोअर बेडिंग में जो मार्किंग बनेगी उसको ही हम लोअर बेडिंग प्लेन मार्क बोलते हैं। अब इसको ही हम सोल मार्क भी बोलते हैं, ओके। सोल मार्क, तो ये सोल मार्क जो होता है और सोल कास्ट जो होता है, ये दोनों ही
एक ही चीज है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि कास्ट में फिलिंग एक्शन हो जाता है, फिल हो जाता है, सेडिमेंट का फिलिंग हो जाता है। और मार्स मार्क में क्या होता है कि बस उसमें आपका एक तरीके से मार्क छोड़ के चला जाता है वो जो फीचर या जो एजेंट है वो। ठीक है, तो इसके बेस पे हम इसको बता सकते हैं कि ये कास्ट है कि मार्क है। तो सबसे पहले तो आप क्लियर रखिए कि कास्ट क्या होता है और मार्क क्या होता है और मोल्ड क्या होता है। ये तीनों चीजों को आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कास्ट में आ जाता है, मार्क में आ जाता है, और लोग सीधे लगा देते हैं बिना देखे समझे कि मार्क और कास्ट दोनों एक ही है, तो ग्रुप मार्क में आंसर हो जाएगा। और वहीं पे ये क्वेश्चन ट्रिकी होता है थोड़ा सा, तो आप हमेशा इसमें ध्यान में रखिएगा कि जो कास्ट होता है वो मार्क के बाद सेडिमेंट के फिलिंग से बनता है, और मार्क जो होता है वो सिंपल मार्क होता है जो इरोजनल फीचर है। हालांकि दोनों ही इरोजनल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि कास्ट एक फीलिंग है जो मार्क के गैप को फिल करता है, और मार्क जो होता है वो सिंपल रिवर के स्वीपिंग एक्शन से ही बन जाता है। तो मैं आगे इसको थोड़ा बताता हूँ आपको। जैसे कि सोल मैंने बताया कि बेड के लोअर बेड के जो सरफेस में जो बनेगा उसको हम सोल मार्क्स बोलते हैं। और सोल मार्क्स जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया है इसने। पहला आपको इसमें दिख रहा है स्कोर मार्क्स, ठीक है, और दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे टूल मार्क्स। दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है सोचिए। स्कोर मार्क जो होता है वो सिंपल और सिंपल स्वीपिंग एक्शन को शो कर रहा है, स्वीपिंग एक्शन बाय रिवर, ठीक है। और जबकि टूल मार्क्स क्या होता है, ये भी स्वीपिंग एक्शन शो करेगा, लेकिन स्वीपिंग एक्शन के साथ साथ इसमें सेडिमेंट्स होंगे, रिवर्स के वाटर में सेडिमेंट्स होगा। जो सेडिमेंट का जो एक्शन होता है उसकी वजह से जो सेडिमेंट होते हैं वो एज अ टूल वर्क करते हैं इसमें। और वो टूल जो है वो क्या करते हैं, आपका सॉल्टेशन हो गया या ट्रैक्शन हो गया, या इसकी वजह से वो शेडी जो बेड है उसमें मार्क अपना छोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम स्कोर मार्क्स में क्या बताए कि सिंपल इसकी स्वीपिंग एक्शन है, स्वीपिंग एक्शन बाय रिवर। जैसे यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में ये एक बेड है, और इस बेड ये दो बेड हुए, इस दो बेड में आपका ये रिवर ये जो फ्लो कर रहा है ये क्या करेगा, स्वीप कर रहा है, स्वीप करते हुए ये यहाँ का क्लीन करते हुए ले जाएगा, इस जगह को खाली करता जाएगा, धीरे धीरे इरोजन करता जाएगा ये। तो इसकी वजह से जब इन फ्यूचर ये बेड जब हमको दिखेगा तो यहाँ एक हल्का सा गैप दिखेगा हमको, तो इसको ही हम स्कोर मार्क बोल देते हैं, ठीक है। और स्कोर मार्क्स में ही अगर ये फिल हो जाता है सेडिमेंट से, नॉर्मली अगर ये सेडिमेंट या फिर ये बेड जो है ऊपर का बेड नीचे सिंक कर जाए हल्का सा ऐसे, और वो गैप को फिल कर दे, तो आपको ये बेड ऐसा सिंक करता हुआ ऐसा उठता हुआ दिखेगा ऐसा, और ये बेड ऐसा दिखेगा आपको। तो इससे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे पहले स्कोरिंग एक्शन हुआ होगा, फिर इसके बाद इसमें फिलिंग एक्शन हुआ होगा। तो इसके बेस पे हम इसको ही स्कोर कास्ट बोल देंगे, स्कोर कास्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ये अंडर सरफेस है, बिटवीन टू बेडिंग प्लेन है, और स्कोर मार्क डिप्रेशन क्रिएट करेगा, स्कोर कास्ट फिलिंग करेगा इसको। और ये दोनों ही ज्योमेट्री जो है वो क्रेडियो करंट डायरेक्शन को शो करेगी। ओके, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मार्क और कास्ट मैंने स्कोर के बेस पे बताया। अभी स्कोरिंग एक्शन की वजह से जो स्वीप करता है वाटर से उससे बनता है। अब टूल मास क्या होता है, ये भी एक स्कोरिंग एक्शन है, बट इसमें सेडिमेंट होंगे वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा, कुछ इम्प्रिंट छोड़ता हुआ जाएगा। जैसे कि ग्रुप मार्क हो गया, अब ग्रुप कास्ट भी होगा। शेवरन मार्क हो गया, शेवरन कास्ट भी होगा। फ्रॉड मार्क हो गया, जहां मार्क है वहां कास्ट होगा ही, क्योंकि हो सकता है वो किसी बाद में कोई फर्दर कोई एक्शन सेडिमेंटेशन वर्क हो तो वहां पे वो फील हो जाए, तो वो कास्ट एक्शन में आ जाएगा। फ्रॉड मार्क हो गया, बाउंस और स्किप मार्क हो गया, ये बहुत सारे ये सब मार्क और कास्ट हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका वाटर के साथ सेडिमेंट भी रहेगा, और उस सेडिमेंट की वजह से एक्शन होगा, जो सॉल्टेशन हो गया, ट्रैक्शन हो गया, इन एक्शन की वजह से ये इरोजन करता है ये। और जब कास्ट हो जाएगा तो ये फिलिंग बाय सेडिमेंट हो जाएगा, मतलब सेडिमेंट के थ्रू ये फिल हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको अलग से बताया है आपको कि ग्रुप मार्क और ग्रुप कास्ट। मार्क कब होगा, जब ये आपका कोई सेडिमेंट से
वाटर जो सेडिमेंट से भरा हुआ वाटर जो है वो अगर यहाँ से क्रॉस करते हुए जाए तो ये देखो ये यहाँ पे एक प्रिंट छोड़ता हुआ यहाँ पे जाएगा और ये क्या करेगा सेडिमेंट गैप बना देगा तो ये हो जाएगा आपको ग्रू मार्क सॉरी ग्रू मार्क हो जाएगा और इसके बाद जब ये फिल हो जाए तो इस ग्रू कास्ट हो जाएगा ये पैलियो करंट डायरेक्शन को शो करेगा क्योंकि यहाँ पे आपको एसिमेट्रिकल दिख रहा है सिमेट्रिकल नहीं है ये ऐसा नहीं है एसिमेट्रिकल डायग्राम मतलब ज्योमेट्री दिख रही है तो ये आप इन फ्यूचर कभी आप एज ए जियोलॉजिस्ट यहाँ फील्ड में गए तो आपको पता चल ही जाएगा कि वाटर का डायरेक्शन जो है ये जेंटल स्लोप से स्टीप स्लोप की तरफ जा रहा है तो इसके बेस पे हम पैलियो करंट का एनालिसिस कर सकते हैं ऐसे ही चेवरन मार्क क्या होता है चेवरन मार्क में आपको जो होता है वो एक एंगुलर ज्योमेट्री बनाते हुए ये सेडिमेंट जो है वो जाएगी ये ऐसे वाटर आई इसको हीट की सेडिमेंट इसको हीट की और अचानक से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो ये फिर क्या बोलते हैं वाटर ऊपर उठ गई फिर ये आई सेडिमेंट लाई यहाँ यहाँ छोड़ दी और अचानक से वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो ये आगे बढ़ गई तो इसके बेस पे भी हम पैलियो करंट डायरेक्शन को बता सकते हैं बाउंस मार्क जो होता है ये सॉल्टेशन मोड में बनता है तो ये जनरली सिमेट्रिकल होता है क्योंकि बाउंसिंग तो ऐसे अप एंड डाउन होगा अप एंड डाउन होने की वजह से जो होगा ये सिंपल ऐसे उठ के बनेगा तो इसमें हम ये सिमेट्री होगी दोनों साइड में बराबर होगा तो इसमें हम बता नहीं पाएंगे कि डायरेक्शन पैलियो करंट की डायरेक्शन या रिवर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में थी तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि बाउंस मार्क पैलियो करंट डायरेक्शन देगा या नहीं देगा तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा प्रॉड मार्क भी है एसिमेट्रिकल है ये भी आपको हेल्प करेगा पैलियो करंट डायरेक्शन में ये भी ऐसे ये नॉर्मल प्रॉड मार्क प्लॉट करते हुए जाएगा और ये मार्क बनाते हुए चला जाएगा और ये जितने भी मार्क हैं अगर इसमें सेडिमेंट फिल हो जाएंगे तो ये कास्ट बन जाते हैं तो अगर ओवरव्यू देखें तो हम क्या बोल सकते हैं लोअर बेडिंग प्लेन मार्किंग जो होता है उसमें टू टाइप्स होता है एक नॉर्मल विदाउट सेडिमेंट सिंपल स्वीपिंग एक्शन बाय रिवर तो स्कोर मार्क अगर उसमें सेडिमेंट फिल हो जाता है तो स्कोर कास्ट हो जाएगा और दूसरा होता है टूल मार्क विथ सेडिमेंट स्वीपिंग एक्शन बाय रिवर या फिर बोल सकते हैं इरोजनल एक्शन बाय रिवर और लाइक सॉल्टेशन ट्रैक्शन तो उसकी वजह से जो मार्क्स बनेंगे उसको हम टूल मार्क बोलेंगे जिसमें ग्रूव मार्क्स हो गया चेवरन मार्क हो गया प्रॉड मार्क हो गया और बाउंस और स्किप मार्क हो गया ठीक है तो इन मार्क्स की वजह से जो ज्योमेट्री बनेगी उसको हम टूल मार्क बोलते हैं और इनमें ही जब सेडिमेंट फिल हो जाए तो इसको हम कास्ट लगा देंगे या कास्ट वर्ड यूज कर लेंगे ठीक है इसके बाद आपकी जो ये हो गई बेडिंग की सरफेस जियोमेट्री हो गई अब हम आते हैं बेड की इंटरनल जियोमेट्री मीन्स कि आपका कोई बेड जो है अगर ये बेड है आपका तो अभी हमने दो प्लेन बेड के बिटवीन में हमने बात किया लेकिन अब जो जियोमेट्री की बात हो रही है वो बेड के विद इन में इंटरनल जियोमेट्री की बात हो रही है कि वो बेड जो है वो कैसे किस एनर्जेटिक इन्वायरमेंट से गया होगा या फिर कैसे वो फॉर्म हुआ होगा इसको हम एनालिसिस करेंगे ठीक है तो इसमें रिपल मार्क होता है रिपल बेडिंग होती है क्रॉस स्ट्राटिफिकेशन होता है ग्रेडेड बेडिंग होती है मैं इसको थोड़ा सा बस लाइट में ले आता हूँ थोड़ा थोड़ा हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है क्या होता है डिटेल में हम कभी नेक्स्ट एक लेक्चर बनाएंगे तो अब हम इसको आपको समझाएंगे जैसे आपका रिपल मास क्या होता है कि सिंपल वाटर फ्लोइंग ओवर अ प्लेन बेड एंड नॉन कोहेसिव बेड ध्यान में रखिएगा कि ये बेड जो होता है ये नॉन कोहेसिव होना चाहिए अगर बेड कोहेसिव हो जाएगा तो जो सेडिमेंट्स हैं वो बॉन्डिंग दिखाएंगी तो बॉन्डिंग होने की वजह से ये मूव नहीं करेगा तो बेड को हमको नॉन कोहेसिव होना चाहिए नॉन कोहेसिव होने से क्या होगा कि वाटर आया और ये ऐसे करके बेड ये उठा दिया तो ये धीरे धीरे ये बेड जो है ये आपका ऐसे फ्लो करते हुए रिपल मास बना लेगा ठीक है तो ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कंडीशंस हैं जिस पे ये रिपल मास बनेंगे और वेरी लो एनर्जेटिक इन्वायरमेंट और फ्रॉड नंबर आपका यहाँ पे एक से कम होना चाहिए सब क्रिटिकल कंडीशन होना चाहिए तब ये बनता है ये बनता जनरली ऐसे है कि जब वाटर लेवल बहुत हाई होगा तो इसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा होगी अब जब डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी तो सरफेस में इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी सॉरी
ग्राउंड में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कम होगी, सरफेस में इसकी वेलोसिटी हाई होगी। तो सरफेस में वेलोसिटी हाई होने से वाटर का मूवमेंट बहुत स्लो होता है, और इस स्लो होने की वजह से क्या होगा, ये जो वाटर फ्लो करेगा ये अपने साथ जो बेड होगा इसकी ज्योमेट्री को चेंज करते हुए रिपल फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनता जाता है रिपल मास। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है, डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, अब ये इसका जो स्टेज होता है वो कैसे प्रोसीड करता है, देखिए पहले सबसे प्लेन बेड मैंने दिखाया यहाँ पे, फिर ये धीरे से आपका रिपल मास बना, रिपल मास बनने के बाद ये जब रिपल मास ऊपर उठता जाएगा तो ये वेलोसिटी के हाई वेलोसिटी के पास आता जा रहा है, तो जब ये हाई वेलोसिटी के पास आएगा तब ये फिर ये इसकी जो बेडिंग ज्योमेट्री है ये बढ़ती जाएगी, साइज बढ़ती जाएगी और ड्यून्स फॉर्म होगा, फिर ये प्लेन बेड बनेगा, फिर इसके बाद ये जब ये सरफेस में आ जाएगा तो ये एंटी ड्यून्स बनाना या फिर रिवर्स ड्यून्स बनाना चालू कर देगा, फिर उसके बाद ये आगे का स्टेप लेता जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिपल का एक जनरल व्यू है। इसके बाद आपका क्रॉस स्ट्राटिफिकेशन हम देख लेते हैं। क्रॉस स्ट्राटिफिकेशन ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें नॉर्मल ये होता है कि जो रिपल जो होती है, जो ये रिपल जो है ये जब माइग्रेट करती है ना, ये जो यहाँ की सेडिमेंट जो है ये उठ के जब यहाँ चली जाएगी ये ऐसे, तो ये माइग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये जो सरफेस है ये इरोड हो जाएगा, इतना जो क्रेस्ट पार्ट है ये क्रेस्ट जो है आपका ये माइग्रेट होके इरोड हो जाती है, और इरोड होके ये यहाँ पे अब सेडिमेंट्स को लाते जाती है। तो इससे बाद में जब बेडिंग देखोगे आप तो ये आपको ऐसे क्रॉस स्ट्राटिफिकेशन बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, तो इसे ही हम क्रॉस स्ट्राटिफिकेशन बोलते हैं। अब इसमें भी माइग्रेशन भी इन फेज और आउट फेज दो फेज में हो सकता है। अगर इन फेज में है तो कोई आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, वेल डेवलप्ड इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा अंदर में। अगर आउट फेज है, फ्लक्चुएशन हो रहा है फ्लो का, माइग्रेशन पहले हुआ इस साइड फिर बाद में माइग्रेशन इधर हो रहा है, तो आपको जो बेड है उसमें कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर दिखने लगे, ये कोई बेड ऐसा, कोई ये कुछ इस तरीके से आपको प्रॉपर क्रॉस स्ट्राटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो उसमें वेवी बेड बनना और लेंटिकुलर बेड इस टाइप के आपको बेड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेडेड बेडिंग फाइनिंग अपवर्ड। अब ग्रेडेड बेडिंग में फाइनिंग अपवर्ड कैसे हो रहा है, देखिए ये सिंगल बेड का एक कैरेक्टर होता है, मतलब एक ही बेड के आपको अंदर में, एक ही बेड के इंटरनल में आपको फाइनिंग अपवर्ड सेटिंग मिलना स्टार्ट होगा। ये दो बेड का कैरेक्टर नहीं है, केवल एक बेड का ही, मतलब एक पर्टिकुलर बेड में आपको फाइनिंग अपवर्ड साइज के ग्रेन मिलेंगे, पुअरली सॉर्टेड, क्योंकि यहाँ पे बड़े साइज के भी ग्रेन है, छोटे साइज के भी ग्रेन है, तो पुअरली सॉर्टेड होगा। और जनरली ये स्टेंजेंट वाटर में या फिर जिसकी सब क्रिटिकल कंडीशन में ये मिलता है। ठीक है, और इसी के साथ बॉमा सीक्वेंस भी आता है, और रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग जब डिस्पर्सिव प्रेशर हो जाएगा तो कोर्सनिंग अपवर्ड जो होता है वो बनता है, तो उसको रिवर्स ग्रेडेड बेडिंग। नेक्स्ट है आपका बॉमा सीक्वेंस। अब बॉमा सीक्वेंस क्या है, बॉमा सीक्वेंस में की जो कैरेक्टर है वो है, उसमें आपको 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बेड या कैरेक्टर्स इंटरनल जियोमेट्री मिलेगी, जो फाइनिंग अपवर्ड ही रहेगी। पहले कोर्स, मेसिव, फिर लेमिनेटेड, फिर सील्ड, फिर मड, ये इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बॉमा सीक्वेंस के, जो आपको जनरली देखने मिलता है। होता क्या है कि जैसे एक कोई टब है, मान के चलिए एक, हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, और ये कोई टब है, इस टब में अगर वाटर लेवल अभी यहाँ पर एक्स पे है, ठीक है, तो इस समय इस वाटर लेवल जो है इसकी डेप्थ जो है वो डी है, D0। इस कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ वाटर होगी वो बहुत हाई होगी, रॉड नंबर जो होगा वो 1 से हाई होगा। ठीक है, और ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। तो इस समय जो वाटर की वेलोसिटी हाई होगी तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन डिपॉजिट होंगे। ठीक है, कोर्स ग्रेन बनेगा यहाँ पे, ये कोर्स ग्रेन धीरे धीरे होता ये है कि वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा। जब ये वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा तो आपका जो डेप्थ है ये भी बढ़ता चला जाएगा फ्रॉम ग्राउंड।
तो जब डेप्थ बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी तो अब इसमें फाइन ग्रेन इसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे फिर इसमें फिर और इसका वेलोसिटी डेप्थ बढ़ेगा तो फिर और वेलोसिटी कम होती जाएगी इसकी। तो जैसे जैसे वाटर की डेप्थ बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसमें फाइन साइज ग्रेन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी से ही बोमा सीक्वेंस फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बेडिंग जियोमेट्री बता दिया, स्ट्रैटिफिकेशन, लेमिनेशन, बेडिंग सरफेस जियोमेट्री, एक अपर बेडिंग होता है, एक लोअर बेडिंग जिसमें सोल मास होता है, बेडिंग इंटरनल जियोमेट्री, रिपल मास, क्रॉस बेडिंग, क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन एंड ग्रेडेड बेडिंग। इसके बाद डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर। ये डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डिपोजिशन टाइम जो कुछ ब्रेक होता है डिपोजिशन के समय में, उस समय बनने वाली स्ट्रक्चर को डिफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा है। इससे लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, जैसे बॉल एंड पिलर, फ्लेम स्ट्रक्चर, कॉन्वोल्यूट स्ट्रक्चर, स्लम्प स्लाइड, लोड कॉस्ट। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो बेड के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। अगर बेड आपका अपर बेड जो है वो अगर सैंड हो और लोअर बेड अगर मड हो तो डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों ही अगर वेट वाइज देखें तो सैंड में ज्यादा होगी और मड जो है वो लाइट होगा। तो ये क्या करेगा, ये मड के स्पेस को या मड के जगह को ये फिल करेगा सैंड, और ये फिल करने के बाद एक बाल एंड पिलर जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। दूसरा फ्लेम, फ्लेम भी वही है कि अगर आपका मड अगर इस तरीके से जब स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और ये ऊपर में सैंड रहेगा तो उससे फ्लेम जैसा जो होता है, फायर का फ्लेम होता है, उसकी जैसा ये एक स्ट्रक्चर बनने लगता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्वोल्यूट स्ट्रक्चर। कॉन्वोल्यूट स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये फोल्ड जैसा इसमें स्ट्रक्चर मिलता है आपको। फोल्डिंग सैंड और सिल्ट में क्या होता है कि लो ये बहुत लो डेंसिटी के जब इनिशियल स्टेज में ये बेडिंग जियोमेट्री फॉर्म होती रहती है तो इस समय इसमें बहुत सारे स्मॉल फोल्डिंग होते हैं, इस वजह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, स्लम्प स्लाइड जो होता है वो अगर स्लोपिंग एरिया है और वहां पे अगर सेडिमेंट का डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी वजह से स्लम्प स्लाइड बनता है। लोड कास्ट भी मैंने बताया आपको कि ये यही लोड कास्ट होता है, जब सैंड जो है वो लोड ऐसा लोड कर जाए मड के ऊपर तो लोड कास्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आपका अगर एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाँ ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट किया हमने अभी। अभी एक ओवरव्यू अगर देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर का तो हमको समझ में ओवरऑल आ गया है कि कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इन स्ट्रक्चर के, बस आपको थोड़ा थोड़ा सबका नाम और थोड़ा सा इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं, जिससे आप आसानी से आप क्वेश्चन पेपर में इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन इसमें मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, और कभी कभी इसके ऑप्शंस जो होते हैं वो टिपिकल वर्ड्स यूज करके भी पूछता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको, इसके ज़्यादा मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट आपका जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका डिपोजिशन ऑफ वेट, वेट के डिपोजिशन होने के बाद बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया या सॉल्यूशन हो गया या डायग्नोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है तो उससे ये फॉर्म होता है। जैसे कि एक इसमें सॉल्यूशन स्ट्रक्चर हो गया, एक्रेशनरी स्ट्रक्चर हो गया या कंपोजिशनल स्ट्रक्चर हो गया। कंपोजिशनल स्ट्रक्चर मीन्स सॉल्यूशन और एक्रेशनरी दोनों के मिक्स से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कंपोजिशनल स्ट्रक्चर होता है। और फोर्थ है आपका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। तो सॉल्यूशन स्ट्रक्चर में क्या है, स्टेलोलाइट। स्टेलोलाइट क्या होता है, ग्रीन बाउंड्री डिसॉल्यूशन। ये होता क्या है जनरली, देखिए जब कोई बेड है और इसका अगर हम हॉरिजॉन्टली इस पर डायग्नोसिस प्रोसेस हो रहा है और ये प्रेशर का अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ आयरन और नॉन कार्बोनेट और अदर सल्फाइड मटेरियल या सीमेंटिंग मटेरियल जो होते हैं वो सॉल्यूट नहीं होते, वो
डिजॉल्व नहीं होते, वो वहीं के वहीं अपने आप को सस्टेन करके रखे रहते हैं। तो उसकी वजह से जो अदर डिजॉल्व मटेरियल है वो इसके बीच में पिंच हो जाती है और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, ऐसे सुचल लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेता है। ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं स्टेलोलाइट। और इसके बाद वगी वक्स क्या होता है? वक्स जो होता है आपका सेकेंडरी पोरोसिटी होता है, जो ऑर्थो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं जो, और एक आपका एलोकेमिकल ऑर्थोकेमिकल कार्बोनेट रॉक्स का जब जो क्लासिफिकेशन होता है, तो ऑर्थोकेमिकल कार्बोनेट रॉक्स जो होता है उसको जो स्पेरिकैल्साइट्स हैं वो अगर डिसॉल्व हो जाते हैं तो इससे ही वक्स सेकेंडरी पोरोसिटी बनता है। और स्टेलेक्टाइट स्टेलिग्माइट तो आप कास्ट टोपोग्राफी में ही पढ़े हैं। तो दूसरा है एक्रेशनरी स्ट्रक्चर, नोड्यूल, कॉन्क्रीशन, क्रिस्टल एग्रीगेट। और यही ऑप्शन आपके क्वेश्चन में आया है, कॉन्क्रीशन। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका एक्रेशनरी स्ट्रक्चर कॉन्क्रीशन, जो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड, कॉन्क्रीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन सेडिमेंट्री रॉक? कॉन्क्रीशन। ठीक है, तो क्या है ये कॉन्क्रीशन नोड्यूल्स? ये दोनों एक ही टाइप के स्ट्रक्चर हैं। ये जनरली आपका जो डीप सी ओशन में, ओशन फ्लोर में जो निकिल, कोबाल्ट और अदर सल्फाइड मिनरल जो होते हैं वो कंक्रीट के फॉर्म में, सर्कुलर नोड्यूल के फॉर्म में मिलते हैं, तो उसको ही हम कॉन्क्रीशन बोलते हैं। ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, और क्रिस्टल एग्रीगेट और जियोड, ये भी चाल्कोडेनी और क्वार्ट्ज का जो आपका मिक्सिंग होता है, मतलब क्रिस्टल होता है, तो जो चाल्कोडेनी होता है वो आउटर साइड में होता है और इनर साइड में आपका क्वार्ट्ज मिलता है, तो इसको ही हम जियोड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पेट्रिफिकेशन हो गया। पेट्रिफिकेशन क्या होता है? पेट्रिफिकेशन नॉर्मल ऑर्गेनिक मटेरियल रिप्लेस्ड बाय सिलिका, वॉल्यूम टू वॉल्यूम चेंज होता है, तो उसको पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। स्टोमेटोलाइट एक आपका एल्गी का स्ट्रक्चर है, ट्रैक ट्रेल, कास्ट मॉड्यूल एंड बोरिंग। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब बरो का इसमें एक्सप्लेनेशन तो नहीं किया है, बाकी रिपल और क्रॉस ब्रीडिंग जो है ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिप्सम एंड एनहाइड्राइट आर फॉर्म अंडर विच सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट? एक्जिनस फेसिस, ब्लैक सेल फेसिस, इवापोरेट फेसिस एंड मोलास फेसिस। हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है जिप्सम एंड एनहाइड्राइट, ये दोनों ही जो होते हैं ये इवापोरेशन के थ्रू ये बनते हैं। तो इसका सिंपल आंसर तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इवापोराइट फेसिस में और कौन कौन से मिनरल होते हैं? तो जनरली जितने भी आपके जिप्सम हो गया, एनाट्राइट हो गया और सॉल्ट हो गया, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये सब आपको इवापोराइट फेसिस में मिलेंगे। इसके साथ जो अदर ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन एक्जुनिस फेसिस, ब्लैक सेल फेसिस एंड मोलास फेसिस, ये भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक्जुनिस फेसिस क्या होता है? एक्जुनिस फेसिस होता है ये है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए सिस्टम में, तब ये फेसिस डेवलप होगा। ये क्या होता है? जनरली देखिए आप, एक्जुनिस कंडीशन अकर्स व्हेन वाटर इज बोथ एनॉक्सिस एंड सल्फाइड। ठीक है, एनॉक्सिस मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई और इसके साथ साथ यहाँ पे ये सल्फाइड की एक्टिविटी बढ़ गई, तो उस कंडीशन में एक्जुनिस फेसिस बनती है। दिस मीन दैट देयर इज नो ऑक्सीजन एंड राइज लेवल ऑफ फ्री हाइड्रोजन सल्फाइड। इस डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका इतना जो वाटर का अपर सरफेस होगा ये फोटिक जोन होगा, और इसके बाद जो होगा वो डिस्फोटिक या एफोटिक जोन होगा। तो इस एफोटिक जोन में आपको ये एक्सोनिक कंडीशन दिख रहा होगा, जहाँ पर पायराइड बरियल सल्फाइड एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, एनॉक्सिस कंडीशन है, और इस कंडीशन में आपको एक्सोनिक फेसिस बनना चालू हो जाता है। तो पैराइट जो होता है और ये हाइड्रोथर्मल वेंट के थ्रू जो निकलने वाली सल्फाइड मिनरल जो होती है, और या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो होती है, उसके थ्रू जो सल्फाइड की एक्टिविटी होती है,
तो उससे जो मिनरल्स बनते हैं और उस इन्वायरमेंट को हम एक्सोनिक फेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। ये दूसरा एग्जांपल है जिसमें आप देख रहे हो ये ऑक्सीज सरफेस ऑक्सीजन है। ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी लोअर्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हाई होगी, देखो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो आपका जितने भी सल्फेट मिनरल हैं, ये जो देखिए ऑक्सीजन और सल्फेट वाले मिनरल है, ये सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जा रहे हैं, सल्फाइड में चेंज होते जा रहा है। ठीक है। जो पायरेटाइजेशन एंड बैरियल एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये एनाफिस कंडीशन है, ऑक्सीजन है नहीं यहाँ पे, तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बना रहा है ये। तो यही एक्सोनिक फेसिस को दिखाता है। ठीक है। दूसरा आपका है ब्लैक सी फेसिस या ब्लैक सेल फेसिस, सॉरी ब्लैक सेल फेसिस यहाँ पे है। तो ब्लैक सेल फेसिस भी आपको वहीं डेवलप होगा जो एनाफिस इन्वायरमेंट है। देखिए इसका भी अगर हम थोड़ा पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दे वेयर डिपॉजिटेड अंडर एन ऑर्बिक कंडीशन। Okay, some geologists hold that the conditions were produced at depth by the stable stratification of lighter freshwater wall line and from the atmosphere सीलिंग ऑफ फ्रॉम द एटमोस्फियर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्लोज बेसिन है, क्लोज बेसिन सिस्टम है ये। ठीक है ना। यहाँ पे जो बेसिन है मान के चलिए, और इस बेसिन में जो फ्रेश वाटर है वो अगर अंदर नहीं आए, और जो सेलाइन वाटर है जो बहुत ज़्यादा एनोसिस कंडीशन वाले बैक्टीरियल वाटर हैं, अगर ये बाहर नहीं जाए तो ये वाटर जो होता है ये क्या होता है कि क्लोज बेसिन बेसिन सिस्टम में आ जाएगा, मोर सेलाइन हो जाएगा, स्टेंजेंट लेयर हो जाएंगे इसमें। तो उसकी वजह से जो सेल बनेगा वो आपके ब्लैक सेल बनेंगे, सल्फाइड और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में बनने वाले सेल होंगे वो ब्लैक सेल बनेंगे। इसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक सेल फेसिस बोलेंगे। ठीक है। और तीसरा आपका है मोलास फेसिस। मोलास फेसिस तो आप देखिए उसमें क्या हो रहा है कि टेरेस्ट्रियल एंड शैलो मराइन डिपॉजिट फॉर्म नियरेस्ट द राइजिंग माउंटेन फ्रंट। होता क्या है कि जब आपको ये कन्वर्जेंस हो रहा है बेट का, और ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है। वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये आपका राइजिंग माउंटेन बन रहा है यहाँ पे। तो राइजिंग माउंटेन से इसकी वेदरिंग भी होगी, और वेदरिंग होगी तो ये जो ट्रांसपोर्ट होके ये एक बेसिन में डिपॉजिट भी होगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं मोलास फेसिस। ओके। तो इसका सिंपल सा आंसर, करेक्ट आंसर इवापोराइट फेसिस हो जाएगा। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेस है और सल्फाइड के लिए है, जबकि ये दोनों आपके कार्बोनेट हैं और सल्फेट हैं। एनहाइड्राइट आपका सल्फेट होता है, जिप्सम आपका कार्बोनेट होता है, जबकि इसमें तो सल्फेट चेंज होता है सल्फाइड में। ब्लैक सेल भी क्लोज बेसिन एनॉर्बिक कंडीशन में बनता है। मोलास जो होता है ये आपके सेडिमेंट के साइज पे और ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इसकी तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिवर्स फॉल्ट। तो इसका सिंपल फैक्ट जो आंसर होगा वो आपका क्या हो सकता है, द फुट वॉल मूव्स अप रिलेटिव टू द हैंगिंग वॉल। बोल रहा है कि फुट वॉल और हैंगिंग वॉल। अच्छा अब देख लीजिए कि फुट वॉल और हैंगिंग वॉल में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इसका मूवमेंट कौन सा करेगा। हमेशा याद रखिएगा कि फुटवॉल वो होगा जो कभी मूव नहीं करेगा, और हैंगिंग वॉल वो होगा जो हमेशा हैंग करेगा अकॉर्डिंग टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है। तो हमेशा याद रखना फुटवॉल मूव्स बोला तो इनकरेक्ट। ठीक है। अब हैंगिंग वॉल मूव्स एंड हैंगिंग वॉल मूव डाउन, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, क्योंकि रिवर्स फॉल्ट है तो वर्टिकल मूवमेंट तो होगा ही होगा। तो नो कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट बोल रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट क्या है, अब हैंगिंग वॉल मूव्स अप और डाउन, जब दो चीज है। तो जब हैंगिंग वॉल जब डाउन होता है
तो हम इसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 3 है, ये सिग्मा 2 है, ठीक है। और जब हैंगिंग वॉल जब अप करेगा, ये आपका सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 है, तो इसको हम रिवर्स फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। और जब हैंगिंग वॉल ऑब्लिक करेगा, डाउन मूवमेंट भी करेगा और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी करेगा, तो इसको हम ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट बोलेंगे। और एक होता है स्ट्राइक फॉल्ट, जब वो डाउन मूवमेंट नहीं करके सिंपल एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ठीक है। तो इस सारे ही फॉल्ट में आप देखिएगा हैंगिंग वॉल ही जो है वो मूव करता है, फुटवॉल कभी मूव नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिए। तो इसका आंसर जो है हैंगिंग वॉल मूव्स अप रिलेटिव टू फुटवॉल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव डाउन रिलेटिव टू फुटवॉल, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल फॉल्ट, ये हो जाएगा आपका रिवर्स फॉल्ट। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ बोथ द लिम्ब ऑफ अ फोल्ड डिप इन सेम डायरेक्शन and the axial plane is inclined, the fold can be called as monoclinal fold, Chevron fold, isoclinal fold और reclined fold। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेम डायरेक्शन, fold dips in same, limbs of fold dips in same direction and axial plane is inclined, तो limbs of fold dips in same direction means ये आपके दोनों फोल्ड्स के लिम्ब हो गए L1 और ये L2, ठीक है। और इसके बाद इसके एक्सियल प्लेन भी इंक्लाइंड है, तो ये आपका एक्सियल प्लेन हो गया AP, ठीक है। अब डिप इन सेम डायरेक्शन में क्या है? ये इस डायरेक्शन में भी डिप कर रहा है और इसका डिप भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में हम लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम व्यू है वो ये होगा। अब इसमें ऑप्शन में जो आपका रिक्लाइन फोल्ड और मोनोक्लाइन आइसोक्लाइन फोल्ड, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि शेवरॉन फोल्ड तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि शार्प क्रेस्ट एंगुलर होता है और सेम डायरेक्शन होगा नहीं। शेवरॉन फोल्ड का जो डायग्राम होता है वो आपका ये कुछ इस तरीके से होगा। इसका लिम्ब जो है, इसका डिप, एक लिम्ब का डिप जो है वो अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो वेस्ट डायरेक्शन में है, और दूसरे लिम्ब का जो डिप है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये तो ऑप्शन मोनोक्लाइनल फोल्ड है, ये स्टेप लाइक होता है। डिक्लाइन फोल्ड होता है जिसमें फोल्ड एक्सिस और एक्सियल प्लेन दोनों ही एक डायरेक्शन में डिप करते हैं। इसमें लिम्ब की बात नहीं, ये फोल्ड एक्सिस जो होता है ये आपका फोल्ड एक्सिस है। तो इस फोल्ड एक्सिस और एक्सियल प्लेन, ये जो आपका एक्सियल प्लेन है, दोनों जब सेम डायरेक्शन में डिप करें तब ये आपका रिक्लाइन फोल्ड बनता है। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, देख लीजिएगा इसको। मोनोक्लिनिक फोल्ड जो होता है या मोनोक्लाइन फोल्ड जो होता है, वन लिम्ब इंक्लाइंड एंड अदर लिम्ब जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आइसोक्लाइन फोल्ड होता है बोथ लिम्ब पैरेलल बट इंक्लाइंड टू वन साइड, ओके। और रिकम्बेंट फोल्ड बोथ लिम्ब पैरेलल टू ईच अदर एंड इंक्लाइंड टू ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ ये इंक्लाइंड रहेगा, ठीक है। और ओवरटर्न फोल्ड में वन लिम्ब टर्न ओवर द अदर लिम्ब, तो ये आपका ये कोई लिम्ब है, फर्स्ट लिम्ब है इसका, और ये दूसरा लिम्ब जो होगा वो ओवरटर्न कर जाएगा 90 डिग्री से ज़्यादा, इसकी जो डिपिंग हो जाएगी तब इसको हम ओवरटर्न फोल्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सीधा फैक्ट आंसर इसका आइसोक्लाइनल फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में क्या होता है कि एक्सियल प्लेन जो होता है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता है, और एसिमेट्रिकल फोल्ड में होता है कि एक्सियल प्लेन जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाएगा। तो सिमेट्रिकल फोल्ड में कॉन्सेंट्रिक फोल्ड हो गया, शेवरॉन फोल्ड हो गया, पैरेलल फोल्ड हो गया, एम टाइप, डब्ल्यू टाइप। और एसिमेट्रिकल फोल्ड में आपके जो मोनोक्लाइन फोल्ड हो गए, आपका जेड टाइप, एस टाइप फोल्ड जो होता है ये इसके इसमें आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो
हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।